नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए शर्लॉक होम्स, द केस ऑफ द मिसिंग क्राउन ज्यूल्स। उन दिनों लंदन की गलियों में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। लोग धीमी आवाज में किसी बड़े हादसे की चर्चा करते थे। अफवाह थी कि टावर ऑफ लंदन जैसी सुरक्षित जगह से कोई अमूल्य शाही धरोहर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है। कुछ लोग इसे झूठ मानते थे, लेकिन शहर में डर और चिंता लगातार बढ़ रही थी। लोगों के चेहरों पर वही बेचैनी थी, जैसे किसी गंभीर संकट की खबर का इंतजार हो। उस समय मुझे यह अंदाजा भी नहीं था कि यह रहस्य जल्द ही शर्लॉक होम्स तक पहुंचने वाला था। बाद में जब सच्चाई सामने आई, तब मुझे समझ आया कि बेकर स्ट्रीट की हमारी शांत जिंदगी एक ऐसे मामले से जुड़ने वाली थी जो पूरे इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को हिला सकता था। एक ठंडी सर्द शाम थी। बेकर स्ट्रीट के बाहर तेज हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। मैं आग के पास बैठा था, जबकि शर्लॉक होम्स अपनी आराम कुर्सी पर शांत भाव से बैठा लपटों को निहार रहा था। कमरे में गहरी शांति थी। लैंप की रोशनी किताबों, कागजों और रासायनिक उपकरणों पर पड़ रही थी। मैं एक मेडिकल पत्रिका पढ़ रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार शहर में फैली बेचैनी की ओर जा रहा था। बाहर पूरा लंदन किसी अनजाने डर से घिरा हुआ था, जबकि होम्स के चेहरे पर चिंता का कोई निशान नहीं था। वो हमेशा की तरह शांत और विचारों में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था, मानो उसे यकीन हो कि हर रहस्य के पीछे छिपी सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाएगी। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये शांति बहुत जल्द टूटने वाली है। अचानक होम्स ने चुप्पी तोड़ी। वॉटसन, आज सुबह तुम काफी व्यस्त रहे थे। मैं हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? होम्स मुस्कुराया। उसने मेरे जूतों पर लगी मिट्टी, कपड़ों पर जमी धूल और कोट से आती हल्की गंध देखकर बता दिया कि मैं किन किन मरीजों से मिलने गया था। मैं एक बार फिर उसकी अद्भुत निरीक्षण शक्ति पर चकित रह गया, लेकिन उस रात उसके चेहरे पर कुछ अलग था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद वो उठकर कमरे में टहलने लगा और बोला, वॉटसन, क्या तुमने शहर में फैली बेचैनी महसूस की है? हाँ, मैंने कहा, लेकिन समझ नहीं आता कि सच क्या है। होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, हर अफवाह के पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। कुछ पड़ा हुआ है, इतना बड़ा कि बिना सच्चाई जाने भी लोग उसकी आहट महसूस कर रहे हैं। फिर वो कुछ पल चुप रहा और बोला, जल्द ही हमारे पास एक मेहमान आने वाला है। वो जो खबर लाएगा उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। उसकी आवाज बेहद गंभीर थी। तैयार रहो वॉटसन, मुझे लगता है कि हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक का सामना करने वाले हैं। उसी समय बाहर शहर का शोर हल्का सा सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा लंदन किसी बड़े रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा हो। और सचमुच होम्स की भविष्यवाणी कुछ ही देर में सच साबित होने वाली थी। रात काफी हो चुकी थी और बाहर की सड़कें असामान्य रूप से शांत थीं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कुछ ही देर बाद मिसेस हडसन एक आगंतुक को लेकर कमरे में आईं। वो एक लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपना लबादा और टोपी उतारी तो मैं उसे तुरंत पहचान गया। वो थे लॉर्ड रेडमाइन, गृह मंत्रालय के उप सचिव। इतनी रात गए उनका बेकर स्ट्रीट आना इस बात का संकेत था कि शहर में फैली अफवाहों के पीछे कोई बहुत बड़ा संकट छिपा हुआ है। लॉर्ड रेडमाइन थके हुए व्यक्ति की तरह कुर्सी पर बैठ गए। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मिस्टर होम्स, मैं आपके पास एक सरकारी अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आया हूं जो एक भयानक घटना से भयभीत है। उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे पूर्ण गोपनीयता की विनती करता हूं। अगर ये बात बाहर गई तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा और पूरे देश में संकट खड़ा हो सकता है। उनके चेहरे पर गहरी थकान और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही दिनों में उन पर कई वर्षों का बोझ आ पड़ा हो। इतने बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति को इस हालत में देखकर मुझे सचमुच दया आ गई। मैंने चिंतित होकर होम्स की ओर देखा, लेकिन होम्स बिल्कुल शांत बैठा था। उसके लंबे पतले हाथ आपस में जुड़े हुए थे और उसकी पैनी नजर लगातार लॉर्ड रेडमाइन पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मौजूदगी ही उस टूटे हुए आदमी को संभाले हुए हो। आखिरकार लॉर्ड रेडमाइन ने हिम्मत जुटाई। वो थोड़ा आगे झुके। उनकी आवाज अब फुसफुसाहट से भी धीमी थी, लेकिन उनके अगले शब्द मेरे कानों में हथौड़े की चोट की तरह गूंजे। इंपीरियल स्टेट क्राउन टावर ऑफ लंदन से गायब हो चुका है। लॉर्ड रेडमाइन के ये शब्द सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे की रोशनी अचानक फीकी पड़ गई हो।
इंग्लैंड की राजशाही का सबसे बड़ा प्रतीक, जिसे सदियों से देश के सबसे सुरक्षित किले में संभाल कर रखा गया था, आखिर कोई उसे चुरा कैसे सकता था? ये कल्पना ही इतनी भयावह थी कि कुछ क्षणों के लिए मेरा दिमाग सुन्न भर गया। लेकिन होम्स के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो शांत स्वर में बोला, कृपया आगे बताइए। लॉर्ड रेडमाइन ने अपने कांपते हुए हाथ आपस में जोड़ लिए। चोरी का पता लगभग 48 घंटे पहले चला। स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया गया है, लेकिन वे पूरी तरह असमंजस में हैं। अभी तक जनता को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। यदि सच्चाई लोगों के सामने आ गई तो ये पूरे देश के लिए ऐसा अपमान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। मैं अपने आश्चर्य को छिपा नहीं पा रहा था। टावर ऑफ लंदन, जहां सैकड़ों वर्षों से कड़ी सुरक्षा रहती आई थी, जिसकी दीवारें अभेद्य मानी जाती थीं, वहां से कोई इतना कीमती मुकुट चुरा ले जाए, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं लगती थी। होम्स की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। और आप मेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि आपको लगता है कि स्कॉटलैंड यार्ड इस मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं होगा। लॉर्ड रेडमाइन ने सिर झुका दिया। हाँ मिस्टर होम्स, मुझे विश्वास है कि केवल आप ही वो मुकुट वापस ला सकते हैं, और उसके साथ इंग्लैंड का सम्मान भी। कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर लॉर्ड रेडमाइन दोबारा बोले। इस बार उनकी आवाज में चिंता के साथ साथ कड़वाहट भी थी। संसद में कई ऐसे लोग हैं जो इस घटना का फायदा उठाकर सरकार को गिराना चाहते हैं। कई अखबार पहले से ही सरकार को कमजोर, अयोग्य और भ्रष्ट साबित करने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, यदि इस मामले को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो केवल मुकुट ही नहीं खोएगा, सरकार की प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाएगी। होम्स के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तो फिर वो धीरे से बोला, हमें केवल चोरों से ही नहीं बल्कि नेताओं और राजनीति से भी मुकाबला करना होगा। लॉर्ड रेडमाइन ने दर्द भरी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि उनकी चिंता केवल देश के लिए नहीं थी, उन्हें अपने भविष्य का भी डर था। यदि ये मामला उनके विभाग की लापरवाही से जुड़ा पाया गया तो उनका पूरा राजनैतिक जीवन खत्म हो सकता था। उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती थी। इसलिए ये केवल राष्ट्रीय संकट नहीं था, ये एक ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिगत त्रासदी भी थी जो परिस्थितियों की जाल में फंस चुका था। अचानक होम्स अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मध्यम रोशनी में उसकी लंबी आकृति कमरे पर हावी होती हुई दिखाई दे रही थी। उस पल वो किसी साधारण जासूस से अधिक प्रभावशाली लग रहा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, लॉर्ड रेडमाइन, आपका अनुरोध ऐसा है जिसे कोई सम्मानित व्यक्ति ठुकरा नहीं सकता। आप गोपनीयता चाहते हैं, वो आपको मिलेगी। आप समाधान चाहते हैं तो मैं अपनी पूरी क्षमता लगा दूंगा। फिर उसकी आवाज और गंभीर हो गई। लेकिन याद रखिए, ये कोई साधारण चोरी नहीं है। जैसा कि आपने स्वयं कहा है, पूरे राष्ट्र की स्थिरता दांव पर लगी हुई है। इसलिए मुझे पूरी स्वतंत्रता चाहिए, और जो सच्चाई सामने आएगी उसके परिणाम स्वीकार करने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। लॉर्ड रेडमाइन ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। होम्स फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आग की लपटों की रोशनी उसके गंभीर चेहरे पर पड़ रही थी। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि हम अपने जीवन के सबसे कठिन और खतरनाक मामलों में से एक की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगली सुबह हम घोड़ा गाड़ी से टावर ऑफ लंदन की ओर रवाना हुए। शहर धुंध में ढका हुआ था और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। होम्स पूरे रास्ते चुप रहा। उसकी निगाहें तेम्स नदी पर टिकी थीं और मैं समझ सकता था कि उसका दिमाग इस रहस्य में पूरी तरह डूब चुका था। मेरे मन में गर्व और डर दोनों थे। हम उस ऐतिहासिक किले की ओर जा रहे थे जहां सदियों से इंग्लैंड का शाही खजाना सुरक्षित रखा जाता था, और अब वहीं एक ऐसी चोरी हुई थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। टावर पहुंचने पर हमारा गंभीरता और सम्मान के साथ स्वागत किया गया। विशाल दरवाजों और लोहे की मजबूत सलाखों से घिरा ज्वेल हाउस देखकर विश्वास करना मुश्किल था कि यहां चोरी हो सकती है। होम्स तुरंत जांच में जुट गया। वो ताले, कांच के बक्से और फर्श तक को ध्यान से परख रहा था। उसकी तेज निगाहें हर छोटे से छोटे संकेत को दर्ज कर रही थीं। पास खड़े पहरेदार चिंतित नजरों से उसे देख रहे थे। मेरे लिए वो कमरा केवल एक असफलता का प्रतीक था, लेकिन होम्स के लिए वो एक खुली किताब थी जिसमें अपराध की पूरी कहानी कहीं न कहीं छिपी हुई थी। कुछ देर बाद वो उन पहरेदारों की ओर बढ़ा जो एक कतार में खड़े उसकी अगली बात का इंतजार कर रहे थे। होम्स ने एक एक करके उनसे सवाल पूछने शुरू किए। उसकी बात करने की शैली हमेशा की तरह विनम्र थी, लेकिन उसके सवाल सीधे सच्चाई तक पहुंचने वाले थे। पहले पहरेदार ने कहा कि चोरी का पता चलने तक उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा था।
दूसरे पहरेदार ने बताया कि उसने किसी कपड़े के सड़कने जैसी हल्की सी आवाज सुनी थी, लेकिन वो ये नहीं बता सका कि वो आवाज कब आई थी। तीसरे पहरेदार ने कहा कि उसने गलियारे के अंधेरे हिस्से में किसी व्यक्ति जैसी परछाई देखी थी, लेकिन वो पल भर में गायब हो गई। मैं ध्यान से होम्स को देख रहा था। वो कभी सिर हल्का झुकाता, कभी आंखें सिकोड़ता और कभी एक पहरेदार से दूसरे की ओर तेजी से देखता। उसके सवाल बहुत साधारण लगते थे, लेकिन वे हमेशा ऐसी बात पर चोट करते थे जहां से सच्चाई बाहर आ सकती थी। धीरे धीरे मुझे भी उनके बयानों में छोटे छोटे विरोधाभास दिखाई देने लगे। मेरे लिए वे मामूली बातें थीं, लेकिन होम्स के लिए वे ऐसे धागे थे जो शायद इस पूरे रहस्य की गांठ तक पहुंच सकते थे। फिर भी उसने कोई उत्साह या विजय नहीं दिखाई। उसने केवल हल्का सा सिर हिलाया, मानो हर जानकारी को अपने दिमाग में सुरक्षित रख रहा हो। तभी होम्स की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे हम में से किसी ने नहीं देखा था। प्रदर्शनी वाले कांच के बक्से के पास पत्थर के चमकदार फर्श पर एक बहुत छोटा सा दाग था। होम्स तुरंत एक घुटने के बल बैठ गया। उसकी आंखें फर्श को बड़ी बारीकी से परख रही थीं। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, वॉटसन, इधर देखो, यहां ऐसी चीज मौजूद है जिसे यहां नहीं होना चाहिए। मैं झुककर देखने लगा। फर्श पर मिट्टी की एक बहुत पतली सी लकीर थी। उसका रंग फीका था और ऐसा लग रहा था मानो किसी जूते के तलवे से वहां पहुंची हो। मेरे लिए वो केवल मिट्टी का एक मामूली निशान था, लेकिन होम्स उसे देखकर वैसा संतुष्ट दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने बंद पाले की चाबी खोज ली हो। उसने बहुत सावधानी से उस मिट्टी का थोड़ा सा हिस्सा खुरचकर एक छोटे लिफाफे में रखा। फिर उसे अपनी जेब में ऐसे संभाल कर रख लिया जैसे वो कोई कीमती हीरा हो। उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि होम्स को शायद इस रहस्य की पहली महत्वपूर्ण कड़ी मिल चुकी थी। होम्स ने उस मिट्टी को ध्यान से देखते हुए कहा, इस तरह की मिट्टी यहाँ की नहीं है, इसलिए इसका यहाँ मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उसके चेहरे से कुछ भी समझ पाना असंभव था। मैं अच्छी तरह जानता था कि जब तक होम्स खुद बताना न चाहे तब तक उससे कोई जवाब नहीं निकल सकता। जो छोटा सा मिट्टी का निशान बाकी सबकी नजरों से बच गया था, उसने होम्स को जरूर कोई महत्वपूर्ण बात बता दी थी। कुछ देर बाद होम्स धीरे धीरे कमरे में टहलने लगा। वो मानो आसपास की हर चीज को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो रुक गया। उसकी आंखों में वही चमक आ गई जो किसी शिकारी कुत्ते को शिकार की गंध मिलते ही आ जाती है। उसने धीरे से कहा, यहां तंबाकू की गंध है। मैंने गहरी सांस ली। वास्तव में हवा में एक हल्की लेकिन अलग तरह की खुशबू मौजूद थी। एक बार महसूस हो जाने के बाद उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। होम्स ने कहा, यह अंग्रेजी तंबाकू नहीं है। वो कुछ पल सोचकर बोला, ये तुर्की या बाल्कन क्षेत्र का तंबाकू लगता है। लंदन में ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर उसने निष्कर्ष निकाला, इसका मतलब है कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसे विदेशी तंबाकू पीने की आदत है। शायद कोई नाविक या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया के अलग अलग देशों की यात्रा की हो। यह सुनकर मेरे मन में बेचैनी और बढ़ गई। इसका मतलब था कि कोई अजनबी इस अत्यंत सुरक्षित कमरे तक पहुंच चुका था। लेकिन होम्स के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया, मानो ये सुराग भी उसकी बनाई जा रही पहेली में ठीक जगह पर फिट बैठ गया हो। जब होम्स अपनी जांच में व्यस्त था, तब मैं एक युवा पहरेदार के पास गया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो हाल की घटनाओं से बहुत परेशान है। कुछ हिचकिचाने के बाद उसने मुझे एक बात बताई। वो फुसफुसाते हुए बोला, सर, उस रात मैंने गलियारे में किसी को देखा था। वो सिर्फ एक परछाई थी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो दीवार के साथ साथ आगे बढ़ी और फिर अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वो पत्थर में ही समा गई हो। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस जगह का रहस्यमय माहौल पहले ही मेरे मन पर असर डाल चुका था और अब ये कहानी उसे और भी डरावना बना रही थी। लेकिन जब मैंने ये बात होम्स को बताई तो उसने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, डर इंसान के दिमाग को भ्रमित कर देता है। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो साधारण चीजें भी उसे असाधारण दिखाई देने लगती हैं। फिर वो कुछ क्षण रुककर बोला, लेकिन हर भ्रम के पीछे कोई न कोई वास्तविक कारण जरूर होता है। इसलिए हम इस गवाही को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस तरह उस घबराए हुए पहरेदार की बात भी होम्स ने अपने बाकी सुरागों के साथ जोड़ ली। मिट्टी का निशान, विदेशी तंबाकू की गंध और रहस्यमयी परछाई, उसके लिए ये सभी सुराग थे जो धीरे धीरे एक ही कहानी की ओर इशारा कर रहे थे। आखिरकार हमारी जांच पूरी हो गई। हम जूअल हाउस से बाहर निकलकर फिर से ठंडी हवा वाले आंगन में आ गए। होम्स सिर झुकाए चल रहा था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। जब हम मुख्य मेहराब के नीचे से गुजरे तो उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, न कोई ताला तोड़ा गया है, न कोई लोहे की सलाख हिलाई गई है।
इसका मतलब केवल दो बातें हो सकती हैं। मैंने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वो बोला, या तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने विश्वासघात किया है या फिर चोर ने ऐसी चाल चली है जो किसी जादू से कम नहीं। मैं उसकी ओर देखकर चुप रह गया। मुझे महसूस हो रहा था कि अपराध की पूरी तस्वीर धीरे धीरे उसके दिमाग में साफ होती जा रही है। जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे तो होम्स ने तुरंत अपना कोट उतार दिया। फिर उसने वही काम शुरू किया जो हमेशा मुझे हैरान कर देता था। उसने मेज पर रखी किताबें और कागज हटा दिए, फिर चौक से मेज पर रेखाएं खींची और धागों की मदद से जूल हाउस का नक्शा बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने पूरे कमरे का एक छोटा मॉडल तैयार कर दिया। उसकी बारीकी देखकर मैं दंग रह गया। एक मोमबत्ती को उसने पहरेदार की जगह रखा, सिगार का डिब्बा जूल केस बन गया और उसके वायलिन का धनुष लोहे की सलाखों का प्रतीक बन गया। सब कुछ तैयार होने के बाद होम्स मॉडल के ऊपर झुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। वो अपनी उंगलियों से उस काल्पनिक चोर का रास्ता दिखा रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो उस रहस्यमयी चोर को अपनी आंखों के सामने चलते हुए देख रहा हो। और उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि होम्स इस रहस्य के समाधान के बहुत करीब पहुंच चुका है। होम्स उस छोटे से मॉडल को देखते हुए बोला, वॉटसन, यहां अंदर आने का एक तरीका है जिसे आम आदमी कभी नहीं समझ सकता, लेकिन जो इस जगह की बनावट और व्यवस्था को समझता है उसके लिए यह बिल्कुल आसान है। मैं तुरंत आगे झुक गया। तो तुम्हारा मतलब है कि मुकुट बिना किसी ताले को तोड़े चुराया जा सकता था? होम्स हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात वो तरीका नहीं है, बल्कि वो दिमाग है जिसने ये योजना बनाई। फिर वो अचानक सीधा खड़ा हो गया, मानो अब उस मॉडल की जरूरत नहीं रही हो। इस रहस्य की चाबी दीवारों या तालों में नहीं छिपी है। ये अवसर, विश्वासघात और असाधारण साहस के मेल में छिपी हुई है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वो बोला, अभी इंतजार करो, बहुत जल्द घटनाएं खुद ही सच्चाई को सामने ले आएंगी। होम्स की ये बात जल्द ही सच साबित हुई। अगली सुबह तक वो खबर, जो अब तक केवल फुसफुसाहटों में घूम रही थी, पूरे लंदन में फैल चुकी थी। हर अखबार में बड़े बड़े शीर्षक छपे थे। वे सीधे तौर पर मुकुट चोरी होने की बात नहीं लिख रहे थे, लेकिन उनके शब्दों से हर पाठक आसानी से सच्चाई का अंदाजा लगा सकता था। अखबारों के दफ्तरों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर तरफ गुस्सा और चिंता दिखाई दे रही थी। लोग उन अधिकारियों को कोस रहे थे जिन्हें देश के सबसे कीमती खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। क्लबों में, सरायों में, यहां तक कि चर्चों में भी हर जगह बस इसी घटना की चर्चा हो रही थी। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती थी। और मैं, जो इस घटना की पूरी सच्चाई जानता था, हैरान था कि राज्य का इतना बड़ा रहस्य इतनी जल्दी पूरे शहर की चर्चा कैसे बन गया। लेकिन इस सब के बीच होम्स बिल्कुल शांत था। वो अखबार पढ़ता और फिर उन्हें एक तरफ रख देता, मानो ये सारी बातें उसे जरा भी प्रभावित नहीं कर रही हों। उसी दिन दोपहर में इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड बेकर स्ट्रीट पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और विजय की चमक थी। जैसे ही वो कमरे में आया, उत्साह से बोला, मिस्टर होम्स, हमने अपराधी को पकड़ लिया है। उसने खुशी से हाथ रगड़े। एक युवा पहरेदार सरकार से नाराज था, क्रांतिकारी विचारों वाले लोगों के संपर्क में था और गलत संगत में रहता था। उसके पास उसकी आय से कहीं ज्यादा पैसा मिला है। उसने ये भी स्वीकार किया है कि उसे सरकार विरोधी संगठनों से सहानुभूति थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने ताज पर हमला करने की साजिश रची थी। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ राहत महसूस हुई। यदि एक भटका हुआ युवक ही अपराधी था तो मामला उतना भयानक नहीं था जितना हम सोच रहे थे। लेकिन होम्स के चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो शांत स्वर में बोला, और मुकुट कहाँ है? लेस्ट्रेड कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, फिर बोला, अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उसके साथी जल्द ही उसका ठिकाना बता देंगे। एक पल के लिए होम्स की आंखों में चमक आई। फिर वो सामान्य स्वर में बोला, बहुत अच्छा लेस्ट्रेड, आप अपनी सफलता पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जश्न तब मनाइएगा जब मुकुट वास्तव में मिल जाए। लेस्ट्रेड को यह बात पसंद नहीं आई। वो नाराज होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैं तुरंत होम्स की ओर मुड़ा, लेकिन होम्स के अब मामला सुलझ नहीं गया। उसके राजनीतिक विचार, उसके पास मिला पैसा, सब कुछ तो उसी की ओर इशारा कर रहा है। होम्स ने अपना पाइप जलाया और आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गया। मेरे प्रिय वॉटसन, उसने कहा, यह मामला उसके खिलाफ कुछ ज्यादा ही परफेक्ट दिखाई देता है। असल जिंदगी पुलिस की सुविधा के अनुसार नहीं चलती। उसने धुएं का एक पतला गुबार हवा में छोड़ा। मुकुट अभी तक नहीं मिला है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उस युवा पहरेदार में इतनी बुद्धि, कौशल या अवसर था कि वो इतनी जटिल चोरी कर सके। ये मान लेना कि उसने अकेले टावर की सारी सुरक्षा को मात दे दी बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैंने विरोध किया, लेकिन उसके पास जो पैसा मिला, होम्स बोला,
वो पैसा उसे चुप रहने के लिए दिया गया हो सकता है या उसके पास जानबूझकर रखा गया हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी गिरफ्तारी जनता को कुछ समय के लिए शांत कर देगी, लेकिन इससे हम सच्चाई के एक कदम भी करीब नहीं पहुंचे हैं। फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। नहीं वॉटसन, हमें इस मामले में किसी और को तलाशना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ऊपर बैठा है, बहुत ऊपर। उसके ये शब्द सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं अभी तक उसका पूरा मतलब नहीं समझ पाया था, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई गंभीर चमक बता रही थी कि उसके मन में कोई बहुत बड़ा और खतरनाक संदेह जन्म ले चुका है, और शायद इस रहस्य की जड़ें हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरी थीं। उस शाम हम दोनों बेकर स्ट्रीट के कमरे में बैठे थे। बाहर रात गहरा चुकी थी और कमरे में केवल आग की लपटों की हल्की रोशनी फैल रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद होम्स ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, वॉटसन, क्या तुमने लॉर्ड रेडमाइन की हालत पर ध्यान दिया था? मैंने उसकी ओर देखा। उनके कांपते हुए हाथ, उनकी टूटी हुई आवाज और उनका घबराया हुआ चेहरा। होम्स कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, ऐसी हालत कभी कभी सरकारी जिम्मेदारियों के दबाव से भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगे जो किसी गहरे डर और छिपे हुए रहस्य से परेशान हो। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि लॉर्ड रेडमाइन खुद इस मामले में शामिल हो सकते हैं? होम्स ने सिर हिलाया। मैं इतना नहीं कह रहा। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि उनकी घबराहट सामान्य नहीं थी। उनकी गोपनीयता बनाए रखने की बेचैनी भी कुछ ज्यादा ही थी। ये बातें अपराध साबित नहीं करती, लेकिन ये जरूर बताती हैं कि वो कुछ छिपा रहे हैं। फिर वो शांत स्वर में बोला, जब तक मेरे पास और सबूत न हो, मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। इसके बाद वो थोड़ा आगे झुका। लेकिन इस बीच मुझे तुम्हारी मदद चाहिए वॉटसन। मैं तुरंत सतर्क हो गया। मैं क्या कर सकता हूं? होम्स बोला, तुम एक डॉक्टर हो, लोग तुम पर आसानी से शक नहीं करते। इसलिए जब भी मौका मिले लॉर्ड रेडमाइन पर नजर रखो, उनकी गतिविधियों का ध्यान रखना। शायद तुम्हारी निगाहें वो देख लें जो दूसरों से छिपा हुआ है। उसकी बात सुनकर मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैं नहीं जानता था कि हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं होम्स का भरोसा नहीं टूटने दूंगा। अगले ही दिन एक ऐसी खबर आई जिसने हम दोनों को झकझोर दिया। हालांकि हम दोनों ने उस खबर को अलग अलग तरीके से लिया। दोपहर के समय स्कॉटलैंड यार्ड का एक संदेशवाहक बेकर स्ट्रीट पहुंचा। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक रिपोर्ट होम्स को दी। होम्स ने उसे ध्यान से पढ़ा, फिर शांत स्वर में कहा, कैदी मर चुका है। मैं अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। क्या? वो युवा पहरेदार आज सुबह अपनी कोठरी में मृत पाया गया। मैं अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। लेकिन कैसे? होम्स ने रिपोर्ट की ओर देखते हुए कहा, किसी हिंसा का कोई निशान नहीं मिला। जेल के डॉक्टर का कहना है कि उसकी मृत्यु हृदयाघात से हुई है। हालांकि वो पूरी तरह स्वस्थ था। मेरे भीतर एक अजीब डर पैदा हो गया। कल तक वही एक व्यक्ति था जो इस रहस्य की सच्चाई बता सकता था। वो अपराधी था या निर्दोष, अब ये शायद कभी पता नहीं चल सकता था। यदि वो दोषी था तो अपने सारे रहस्य अपने साथ कब्र में ले गया, और यदि वो निर्दोष था तो उसकी मौत उससे भी बड़ा अन्याय थी। होम्स ने धीरे से रिपोर्ट मेज पर रख दी, फिर ठंडे स्वर में बोला, बहुत सुविधाजनक मौत है वॉटसन। मैंने उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कभी कभी किसी को चुप कराने का सबसे आसान तरीका उससे बयान लेना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए चुप कर देना होता है। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो बोला, जिस व्यक्ति ने टावर की चोरी की योजना बनाई है वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात साफ है, वो कोई साधारण अपराधी नहीं है। वो बेहद चालाक, धैर्यवान और खतरनाक है। मैंने बेचैनी से उसकी ओर देखा। अब ये रहस्य पहले से भी अधिक भयावह लगने लगा था। एक महत्वपूर्ण गवाह मर चुका था और सच्चाई तक पहुंचने वाला एक बड़ा रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया था। उस दिन शाम को होम्स ने मुझे फिर अपने पास बुलाया। वो मेज पर रखे कई छोटे छोटे पैकेटों के सामने झुका हुआ था। उसकी आंखों में फिर वही परिचित चमक दिखाई दे रही थी। उसने एक पैकेट खोला। उसके भीतर वही मिट्टी का नमूना था जिसे उसने टावर ऑफ द लंदन के फर्श से सावधानी पूर्वक इकट्ठा किया था। उसने उस छोटे से मिट्टी के कण को अपनी उंगलियों के बीच उठाया और उसके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि दिखाई दी जैसे उसे इस रहस्य की अगली महत्वपूर्ण कड़ी मिल चुकी हो। होम्स ने अपने आवर्धक शीशे यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से उस मिट्टी की तुलना लंदन के अलग अलग इलाकों से लाई गई मिट्टी के नमूनों से की। फिर उसने मुझे इशारा करते हुए कहा, ध्यान से देखो वॉटसन, इस मिट्टी में रेत और गीली चिकनी मिट्टी का जो मिश्रण है वो सामान्य नहीं है। मैं झुककर देखने लगा। होम्स आगे बोला, ये किसी बगीचे की मिट्टी नहीं है और नहीं लंदन की आम सड़क की मिट्टी।
ये बंदरगाह के किनारे मिलने वाली मिट्टी है, भारी, गीली और पानी से भरी हुई मिट्टी, जो आमतौर पर थेम्स नदी के किनारे खड़ी नावों और मालवाहक जहाजों से चिपकी रहती है। मैं हैरान रह गया। तो चोर ने नदी का इस्तेमाल किया था? होम्स ने तुरंत जवाब दिया, निसंदेह, इतने कीमती खजाने को बिना किसी की नजर में आए ले जाने का सबसे आसान रास्ता नदी ही हो सकती है। फिर वो कुछ क्षण सोचकर बोला, लेकिन एक बात पर गौर करो, अगर मुकुट नदी के रास्ते ले जाया गया तो हमें केवल मिट्टी का निशान क्यों मिला? मुकुट या उसके किसी हिस्से का कोई निशान क्यों नहीं मिला? मैं उसकी ओर देखने लगा। होम्स की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि मुझे लगता है कि मुकुट को कहीं दूर नहीं ले जाया गया, उसे छिपाया गया है। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि मुझे भी उसकी बात सच लगने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि थेम्स नदी केवल भागने का रास्ता नहीं थी, शायद वही जगह थी जहां इंग्लैंड का खोया हुआ मुकुट छिपाया गया था। उस शाम होम्स मुझे लेकर थेम्स नदी के निचले हिस्से की ओर गया। वहां दूर दूर तक गोदाम, मालवाहक नावें, लकड़ी के घाट और संकरी गलियां फैली हुई थीं। पूरे इलाके को घने कोहरे ने ढक रखा था। कोहरा इतना घना था कि आसपास की चीजें भूत जैसी दिखाई दे रही थीं। काली नदी का पानी धीरे धीरे लकड़ी के खंभों से टकरा रहा था। दूर जलती लालटेनें धुंध में ऐसे चमक रही थीं जैसे आसमान के बुझते हुए तारे। होम्स तेज लेकिन पूरी तरह शांत कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसकी लंबी परछाई कोहरे में घुलती हुई दिखाई देती थी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि लकड़ी की हल्की चरमराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। कभी कभी किसी चौकीदार की दूर से आती आवाज उस खामोशी को तोड़ देती थी। अचानक होम्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वॉटसन, उधर देखो। मैंने कोहरे के बीच झांका। मुझे काली परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे और छिपते हुए आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिससे पहली नजर में ही शक पैदा हो जाए। होम्स ने बिना कुछ कहे मुझे उसके पीछे आने का इशारा किया और हम दोनों उस रहस्यमयी आदमी का पीछा करने लगे। वो तेज चलने लगा। हमने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। फिसलन भरे लकड़ी के रास्तों और संकरी गलियों से गुजरते हुए हम लगातार उसके पीछे बढ़ते रहे। घना कोहरा हमारे चारों ओर किसी कफन की तरह फैलता जा रहा था। कई बार मेरा पैर फिसलते फिसलते बचा, लेकिन होम्स बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसकी निगाह लगातार उस आदमी पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद वो आदमी अचानक दौड़ पड़ा। हम भी उसके पीछे दौड़ने लगे। सुनसान गोदामों के बीच हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। दौड़ते हुए उसने 2 बार पीछे मुड़कर देखा। एक लालटेन की रोशनी में मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। वो बहुत दुबला पतला था। चेहरा थका हुआ और बिखरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अचानक वो मुड़ा और नदी किनारे जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागा। जब तक हम वहां पहुंचे वो एक मालवाहक नाव पर चढ़ चुका था। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और फिर बिना एक पल गंवाए सीधे नदी के काले पानी में कूद गया। हम दोनों दौड़कर किनारे पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घना कोहरा और तेज भाव उसे अपने साथ निगल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे नदी ने उसे हमेशा के लिए अपने भीतर समा लिया हो। होम्स कुछ देर तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। कोहरे के बीच उसका चेहरा कठोर और गंभीर दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, हम उसके बहुत करीब पहुंच गए थे वॉटसन। कुछ क्षण बाद वो फिर बोला, और फिर भी वो हमारे हाथों से निकल गया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ ये एहसास था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम दोनों भारी मन से वापस लौटने लगे। नदी में गिरने की वो आखिरी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, और शायद पहली बार मैंने होम्स के चेहरे पर थकान की हल्की झलक देखी। एक ऐसी थकान जो किसी कठिन और खतरनाक रहस्य का पीछा करते करते पैदा होती है। होम्स के कंधे थोड़े झुके हुए दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों की तेज चमक अब भी वैसी ही थी, लेकिन उनमें थकान की हल्की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उसने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, निराश मत हो वॉटसन। ऐसा लगा जैसे उसने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। हम एक बेहद चालाक और बुद्धिमान दुश्मन का सामना कर रहे हैं। आज रात वो हमसे एक कदम आगे निकल गया है, लेकिन उसकी हर चाल हमें उसके बारे में कुछ नया बता रही है। धीरे धीरे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था। मेरे लिए पूरी रात की मेहनत बेकार गई थी। जिस आदमी का हम पीछा कर रहे थे वो भाग निकला था। रहस्य पहले से भी अधिक गहरा हो गया था, लेकिन होम्स इसे असफलता नहीं मान रहा था। उसके लिए ये केवल कुछ नए सुराग मिलने जैसा था। जब हम बेकर स्ट्रीट पहुंचे तो होम्स ने एक बार फिर धुंध में छिपी नदी की ओर देखा। फिर धीरे से बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असल में ये तो अभी शुरू हुआ है।
घर लौटकर होम्स अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि दिखाई दे रही थी, जैसे उसके दिमाग में कोई महत्वपूर्ण बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई हो। कुछ देर तक वो चुपचाप पाइप पीता रहा। धुएं के गोल गोल छल्लों को देखते हुए वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर उसने अचानक कहा, वॉटसन, हम सब अब तक एक भ्रम में जी रहे थे। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो बोला, एक ऐसा भ्रम जिसे परिस्थितियों और पुरानी धारणाओं ने पैदा किया है। हर कोई ये मान रहा है कि मुकुट टावर से बाहर ले जाया गया है। वो कुछ पल रुका, फिर दृढ़ आवाज में बोला, लेकिन मैं कहता हूं कि मुकुट कभी टावर से बाहर गया ही नहीं। मैं अविश्वास से उसे देखने लगा। क्या? लेकिन होम्स, ये कैसे संभव है? होम्स मुस्कुराया। सोचो वॉटसन, न कोई ताला टूटा, न कोई दरवाजा जबरदस्ती खोला गया, न कोई सुरक्षा व्यवस्था क्षतिग्रस्त हुई, यहां तक कि किसी संघर्ष का भी कोई निशान नहीं मिला। फिर उसने कहा, अगर कोई चीज सचमुच बाहर ले जाई गई होती तो कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कमरे में टहलने लगा। क्या हो अगर मुकुट चुराया नहीं गया, बल्कि टावर के अंदर ही कहीं छिपा दिया गया हो? मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी गुप्त जगह जिसके बारे में किसी ने सोचा तक ना हो। फिर उसने आगे कहा, फर्श पर मिली मिट्टी, हवा में तंबाकू की गंध, ये सब मुकुट को बाहर ले जाने के नहीं बल्कि उसे छिपाने के संकेत हैं। मेरा विश्वास है कि मुकुट अभी भी अपने असली स्थान के बहुत करीब है। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। ये विचार अविश्वसनीय था, लेकिन जितना मैं इसके बारे में सोचता गया उतना ही उसकी बात सही लगने लगी। जहां बाकी लोग केवल गायब हुए मुकुट को देख रहे थे, वहां होम्स उन संकेतों को देख रहा था जो बताते थे कि वो अभी भी वहीं कहीं मौजूद है। होम्स फिर कमरे में टहलने लगा। उसकी आंखों में उत्साह की चमक लौट आई थी। अचानक उसने पूछा, वॉटसन, बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसके पास टावर तक पहुंचने का अधिकार भी हो और ऐसा अपराध करने की मजबूरी भी? मैं तुरंत समझ गया कि वो किसकी बात कर रहा है। लॉर्ड रेडमाइन? होम्स ने सिर हिलाया। बिल्कुल। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, वो कर्ज में डूबा हुआ है, कई राजनीतिक दबावों से घिरा हुआ है और राजनीतिक षड्यंत्रों से भी अनजान नहीं है। याद करो, जब वो हमारे पास आया था वो कितना घबराया हुआ था, हर बात को छिपाने की कोशिश कर रहा था, जरूरी जानकारी देने से भी बच रहा था। होम्स की आवाज और ठंडी हो गई। ये किसी सामान्य सरकारी अधिकारी का व्यवहार नहीं था, ये ऐसे व्यक्ति का व्यवहार था जो किसी बड़े रहस्य से डरा हुआ है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये सोच पाना भी कठिन था कि इतना ऊंचा पद रखने वाला व्यक्ति देश के साथ विश्वासघात कर सकता है। लेकिन होम्स के तर्कों का जवाब देना भी आसान नहीं था। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि उसने अपने फायदे के लिए मुकुट छिपाया है? होम्स के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। मैं इतना कह रहा हूं कि वो इस मामले में फंसा हुआ है, चाहे वो इस योजना का मुख्य व्यक्ति हो या किसी और का साथी। उसके चारों ओर डर और पैसों का जाल बुना हुआ है, और अगर हमें सच्चाई सामने लानी है। वो रुक गया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक उभर आई। तो हमें उसे खुद अपनी गलती उजागर करने पर मजबूर करना होगा। यही कहकर होम्स ने वो योजना बतानी शुरू की जो उसकी असाधारण बुद्धि और चतुराई का एक और शानदार उदाहरण बनने वाली थी। होम्स ने कहा, कल्पना करो कि उसके कानों तक ये खबर पहुंचे कि सरकार ने सुरक्षा कारणों से मुकुट को टावर से हटाकर किसी दूसरे देश भेजने का फैसला कर लिया है। तब क्या होगा? मैंने कुछ क्षण सोचा। होम्स ने स्वयं उत्तर दिया, तब वो घबरा जाएगा। उसे लगेगा कि उसका छिपाया हुआ खजाना हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल सकता है और उसे वापस पाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं उसकी योजना की सरलता और चतुराई देखकर दंग रह गया। मैंने पूछा, लेकिन ऐसी अफवाह फैलाओगे कैसे कि किसी को शक भी ना हो? होम्स की आंखों में चमक आ गई। दुनिया की सबसे पुरानी तरकीब से। वो हल्का सा मुस्कुराया, राज को आधा छिपाकर और आधा उजागर करके। किसी के कान में एक फुसफुसाहट, कहीं कोई छोटा सा संकेत, और फिर लोग खुद उसे फैलाने लगेंगे। अपराधी को लगेगा कि उसने कोई गुप्त जानकारी गलती से सुन ली है, लेकिन असल में वही जानकारी उसके लिए बिछाया गया जाल होगी। फिर उसने मेज पर उंगली से हल्की चोट करते हुए कहा, वॉटसन, केवल अपराधी को देखना काफी नहीं होता। कई बार उसे ऐसी स्थिति में लाना पड़ता है जहां वो खुद अपनी गलती उजागर कर दे। हम उसे मजबूर करेंगे कि वो अपना असली चेहरा सामने लाए। अगले 2 दिनों तक हमारा बेकर स्ट्रीट वाला कमरा एक गुप्त योजना का केंद्र बन गया। लगातार संदेश भेजे जा रहे थे, लोगों से मुलाकातें हो रही थीं, हर बातचीत बहुत धीरे और सावधानी से की जाती थी। यहां तक कि इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड भी, जो शुरुआत में इस योजना पर विश्वास नहीं कर रहा था, आखिरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया। होम्स ने उसे बार बार चेतावनी दी कि जरा सी लापरवाही पूरी योजना को नष्ट कर सकती है।
होम्स के निर्देश पर धीरे धीरे यह अफवाह फैलाई गई कि सरकार रात के अंधेरे में मुकुट को टावर से निकालकर थेम्स नदी पर खड़े एक सुरक्षित जहाज तक पहुंचाने वाली है। अफवाह आग की तरह फैल गई। लोग इसे गुप्त सरकारी जानकारी समझकर एक दूसरे को बताने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि वे खुद उसी जाल का हिस्सा बन चुके हैं जो अपराधी के लिए तैयार किया गया था। कार्रवाई के लिए थेम्स नदी के किनारे बने गोदी क्षेत्र को चुना गया। वहां चारों ओर धुआं, कोहरा और अंधेरा फैला रहता था। होम्स ने गुप्त रूप से कई पुलिसकर्मियों को अलग अलग जगह तैनात करवा दिया। योजना के अनुसार मैं, होम्स और लेस्ट्रेड सही समय पर छिपकर निगरानी करने वाले थे। पूरी तैयारी के दौरान होम्स का आत्मविश्वास देखने लायक था। वो हर आदेश पूरी शांति और स्पष्टता के साथ देता। उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी और ना कोई संदेह। फिर भी उसकी आंखों की गहराई में मुझे तनाव की हल्की झलक दिखाई देती थी, मानो वो केवल मुकुट को नहीं बल्कि पूरे देश की प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हो। कार्रवाई से एक शाम पहले हम फिर अपने परिचित बैठक कक्ष में बैठे थे। लैंप की रोशनी होम्स के गंभीर चेहरे पर पड़ रही थी। वो चुपचाप पाई पी रहा था। मुझे लगा कि उसके चेहरे की रेखाएं सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक कठोर लग रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें अपनी योजना की सफलता पर पूरा भरोसा है? होम्स ने बिना जल्दबाजी के उत्तर दिया, जितना किसी इंसान को घटनाओं के तर्क पर भरोसा हो सकता है उतना है। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, लेकिन वो अजय नहीं है। उसने साहस के साथ खेल खेला है। अब हमें उससे भी अधिक साहस दिखाना होगा। मैं उसे देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वो कोई लापरवाह जुआरी नहीं था। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने हर संभावना पर विचार किया था और हर जोखिम को स्वीकार कर लिया था। फिर भी मैं महसूस कर सकता था कि उसके शांत चेहरे के पीछे एक बड़ा दबाव छिपा हुआ था। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, वॉटसन, इंग्लैंड का मुकुट कोई साधारण वस्तु नहीं है। आशा है कि उसका भविष्य किस्मत नहीं बल्कि तर्क और बुद्धिमानी तय करेगी। इसके बाद वो चुप हो गया। उसकी निगाहें आग की लपटों पर टिकी रहीं और मैं मन ही मन ये संकल्प लेने लगा कि आने वाली रात चाहे जितनी खतरनाक क्यों ना हो, मैं हर हाल में उसके साथ खड़ा रहूंगा। आखिरकार वो रात आ पहुंची जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मैं, होम्स और लेस्ट्रेड थेम्स नदी के किनारे बने गोदी क्षेत्र की गहरी परछाइयों में छिपे हुए थे। घना कोहरा नदी के ऊपर एक मोटे कंबल की तरह फैला हुआ था। चारों ओर रहस्यमयी सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था मानो आने वाले कुछ घंटों में इस पूरे रहस्य का फैसला होने वाला हो। नदी के किनारे गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ नावों की रस्सियों की हल्की चरमराहट और लकड़ी के खंभों से टकराते पानी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। कभी कभी किसी दूर खड़े चौकीदार की खांसी उस खामोशी को तोड़ देती थी। हमारे साथ मौजूद पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे। घने कोहरे के कारण वे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि वे आसपास ही मौजूद हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे घात लगाकर बैठे सैनिक अपने शिकार का इंतजार करते हैं। होम्स मेरे बगल में खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर था। कोहरे में उसकी लंबी आकृति लकड़ी के खंभों से अलग पहचानना भी मुश्किल था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों की हल्की चमक और उसकी शांत सांसें बता रही थीं कि उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। मैं खुद काफी बेचैन था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घने कोहरे में हर तरफ धोखा और खतरा छिपा बैठा हो। हर गुजरती परछाई मुझे संदिग्ध लग रही थी। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। घाट पर किसी के कदमों की हल्की आवाज या पानी की मामूली हलचल भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। लेकिन होम्स बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि सच सामने आने ही वाला है। एक बार उसने धीरे से कहा, धैर्य रखो वॉटसन, जाल बिछ चुका है। अब हमें केवल मछली के फंसने का इंतजार है। कुछ देर बाद अचानक सन्नाटा टूट गया। कोहरे के बीच से एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने लंबा चोगा पहन रखा था और सिर झुकाए सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल से साफ लग रहा था कि वो किसी खास उद्देश्य से वहां आया है। तभी अंधेरे से एक दूसरी परछाई निकली। वो एक मजबूत शरीर वाला आदमी था जिसकी चाल ढाल किसी मेहनतकश मजदूर जैसी लग रही थी। दोनों धीरे से मिले और घाट के किनारे खड़े होकर बातचीत करने लगे। मैंने ध्यान से उनकी ओर देखा। तभी पहले आदमी ने थोड़ा सिर उठाया। कोहरे और लालटेन की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। मैं हैरानी से लगभग चीख पड़ा। वो लॉर्ड रेडमाइन था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देश का इतना बड़ा नेता, संसद में सम्मान पाने वाला व्यक्ति एक अपराधी की तरह रात के अंधेरे में किसी तस्कर से मिल रहा था। उसका साथी एक खुरदरा और खतरनाक दिखने वाला आदमी था।
उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो नदी किनारे के अपराधियों में से एक है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो लॉर्ड रेडमाइंड से डरता हुआ दिखाई दे रहा था, मानो असली योजना उसी की नहीं बल्कि लॉर्ड रेडमाइंड की हो। तभी होम्स ने मेरे हाथ को हल्के से छुआ। उसने फुसफुसाकर कहा, शांत रहो वॉटसन, अब वो हमारे हाथ में है। उसकी आवाज में एक विजेता की संतुष्टि थी। उसे पता था कि उसकी योजना सफल हो चुकी है। उसी समय जब दोनों आपस में जल्दी जल्दी बातें कर रहे थे, होम्स ने अपना हाथ उठाकर संकेत दिया। अगले ही पल चारों ओर से परछाइयां निकलने लगीं। लेस्ट्रेड और उसके पुलिसकर्मी तेजी से आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अचानक कई लालटेनें जल उठीं। उनकी रोशनी कोहरे को चीरती हुई चारों ओर फैल गई। सब कुछ एक पल में बदल गया। लॉर्ड रेडमाइंड घबराकर पीछे हट गया। उसका चोगा खिसक गया और उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। तस्कर ने गुस्से में गाली दी और भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर पुलिस ने उसे घेर लिया था। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जाल पूरी तरह बंद हो चुका था। होम्स शांत कदमों से आगे बढ़ा। उसकी निगाहें सीधे लॉर्ड रेडमाइंड पर टिकी थीं। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, माय लॉर्ड, आपका खेल खत्म हो चुका है। देश अपने मुकुट की वापसी चाहता है और कानून अपना न्याय। कुछ पल तक लॉर्ड रेडमाइंड चुप खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक उसने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसे लेस्ट्रेड की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये ले लो, कुछ मत कहो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें इससे 10 गुना ज्यादा दूंगा। लेस्ट्रेड का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत पैसे को झटक कर नीचे गिरा दिया। अब लॉर्ड रेडमाइंड पूरी तरह घबरा चुका था। उसकी समझदारी जवाब दे चुकी थी। एक झटके में उसने अपने चोगे के अंदर से रिवॉल्वर निकाल ली। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी नीयत खतरनाक थी। मेरे मुंह से घबराहट में एक चीख निकल गई, लेकिन उससे पहले कि वो गोली चला पाता, होम्स बिजली की तरह उसकी ओर झपटा। एक तेज हरकत, कलाई पर मजबूत पकड़ और अगले ही पल रिवॉल्वर होम्स के हाथ में थी। लॉर्ड रेडमाइंड लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। होम्स ने ठंडे स्वर में कहा, रिश्वत और हिंसा सच्चाई से बचने के लिए बहुत कमजोर हथियार है माय लॉर्ड। तस्कर ने यह सब देखा तो उसका भी साहस जवाब दे गया। वो पास के एक खंबे से टिककर बैठ गया। उसके चेहरे पर हार साफ दिखाई दे रही थी। लेस्ट्रेड की लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे धीरे सच बताना शुरू कर दिया, और उसी के साथ उस रहस्य का पर्दा उठने लगा जिसने पूरे इंग्लैंड को हिला दिया था। तस्कर ने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि मुकुट और बाकी शाही गहने कभी भी नदी से बाहर नहीं ले जाए गए थे। उन्हें नदी किनारे खड़ी एक नाव पर रखे मिट्टी से भरे बड़े बड़े पीपों में छिपाया गया था। वे पीपे विदेश भेजे जाने वाले सामान के रूप में चिन्हित किए गए थे। हम सब तुरंत उस नाव की ओर गए। पुलिसकर्मियों ने उन पीपों को खोलना शुरू किया। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, भीतर से चमकती हुई शाही वस्तुएं दिखाई देने लगी। वहां इंग्लैंड का शाही मुकुट और दूसरे बहुमूल्य राज चिन्ह सुरक्षित पड़े थे। मिट्टी में छिपे होने के बावजूद उनकी चमक जरा भी कम नहीं हुई थी। उन्हें देखकर वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी हैरान रह गए। चारों ओर आश्चर्य की धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। मैं भी उन अनमोल धरोहरों को देखकर रोमांचित हो उठा, लेकिन उसी समय मेरी नजर लॉर्ड रेडमाइंड पर पड़ी। वो सिर झुकाए खड़ा था। एक ऐसा आदमी जिसने अपने सम्मान और लालच के बीच गलत रास्ता चुन लिया था। उसे देखकर मेरे मन में दुख भी हुआ। होम्स ने मुकुट को अपने हाथों में उठाया, फिर मेरी ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, वॉटसन, मुकुट तो वापस मिल गया, लेकिन उस इंसान का क्या जिसने अपना चरित्र खो दिया? वो कुछ पल रुका, फिर बोला, इस सवाल का जवाब कोई मुकुट नहीं दे सकता। सुबह होने वाली थी जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे। रात की सारी घटनाएं अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थीं। गोदी की भागदौड़, बरामद हुआ मुकुट और लॉर्ड रेडमाइंड का टूटा हुआ चेहरा। लेकिन कमरे के अंदर हमेशा की तरह शांति थी। चिमनी में आग जल रही थी और होम्स आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था। मैं थका हुआ था, लेकिन मेरे मन में अब भी कई सवाल थे। कुछ देर बाद होम्स मुस्कुराया और बोला, वॉटसन, तुमने इस कहानी का अंत देखा है, लेकिन उसके पीछे छिपे कारण नहीं। ये कहकर उसने वो लिफाफा निकाला जिसमें टावर से मिली मिट्टी रखी थी। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुराग था, उसने कहा। यह साधारण मिट्टी नहीं, बल्कि नदी किनारे की गीली मिट्टी थी। इससे मुझे समझ आ गया कि मुकुट को कहीं दूर नहीं ले जाया गया, बल्कि नदी के रास्ते छिपाया गया है। मुझे तुरंत मिट्टी से भरे उन पीपों की याद आ गई जिनमें शाही गहने मिले थे। होम्स ने आगे कहा,
फर्श पर पड़ा मिट्टी का वो छोटा सा निशान ही मुझे सही दिशा तक ले गया। कभी कभी सबसे छोटा सुराग ही सबसे बड़ी सच्चाई तक पहुंचाता है। फिर वो कुर्सी पर पीछे झुककर बोला, और अब बात करते हैं दूसरे सुराग की, तंबाकू की गंध की। मैं तुरंत ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। होम्स ने कहा, जूल हाउस में तुर्की तंबाकू की हल्की सी गंध थी। वहां का कोई भी पहरेदार ऐसा तंबाकू नहीं पीता था। इससे मुझे समझ आ गया कि कोई बाहरी व्यक्ति वहां आया था। मैंने पूछा, क्या वो तस्कर था? बिल्कुल, होम्स बोला। नदी किनारे रहने वाले तस्कर और विदेशी नाविक अक्सर ऐसा तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। इस गंध ने टावर और नदी किनारे के अपराधियों के बीच सीधा संबंध जोड़ दिया। मैं फिर उसकी अद्भुत निरीक्षण शक्ति पर हैरान रह गया। जहां मुझे केवल एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई थी, वहीं होम्स को एक महत्वपूर्ण सुराग मिल गया था। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उस पहरेदार की गिरफ्तारी असली अपराधियों की चाल थी, उसने कहा। उसके राजनीतिक विचारों और जेब में मिले पैसों ने उसे आसान आरोपी बना दिया। मुझे उसकी रहस्यमयी मौत याद आ गई। तो वो निर्दोष था? मैंने पूछा। चोरी के मामले में हां, होम्स ने उत्तर दिया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो कुछ ऐसी बातें जानता था जिन्हें छिपाकर रखना जरूरी था, इसलिए उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। होम्स कुछ देर कमरे में टहलता रहा, फिर बोला, यहीं से मुझे समझ आ गया कि इसके पीछे कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि ताकत और प्रभाव वाला व्यक्ति है। फिर उसने लॉर्ड रेडमाइन का नाम लिया। उसकी घबराहट, कांपते हाथ और टूटी हुई आवाज बता रही थी कि वो किसी बड़े डर से जूझ रहा है। उसका मकसद सिर्फ धन कमाना नहीं था, बल्कि अपने विनाश को रोकना था। छिपाए गए शाही गहने लॉर्ड रेडमाइन के लिए बचाव का साधन बन गए थे। उसे लगा कि इनके सहारे वो अपने संकट से निकल सकता है। तस्कर सिर्फ उसका मोहरा था, जबकि पूरी योजना उसी की थी। मैं उसकी बातें सुनता रहा। इतना सम्मानित व्यक्ति इतनी बड़ी गद्दारी कर सकता है, ये सोचकर दुख होता था। होम्स बोला, उसने ये सब देश से नफरत में नहीं, बल्कि अपने डर और लालच में किया। लेकिन नतीजा वही रहा, अपमान, बदनामी और पतन। फिर उसने कहा, याद रखो वॉटसन, किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि वे प्रभावशाली लोग होते हैं जो लोगों के भरोसे को तोड़ देते हैं। मैं उसकी बात से सहमत था। होम्स ने एक बार फिर सच्चाई सामने लाकर देश का सम्मान बचा लिया था। लेकिन लॉर्ड रेडमाइन का पतन ये दिखाता है कि सम्मान और बदनामी के बीच की दूरी बहुत कम होती है। मामला खत्म हो गया, मुकुट वापस मिल गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अगली सुबह मैंने देखा कि होम्स पूरी रात जागता रहा था। उसकी कुर्सी के पास बुझी हुई पाइपों की राख बिखरी पड़ी थी और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। होम्स बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन ये थकान शरीर की नहीं, मन की थी। मुकुट और शाही गहने वापस मिल चुके थे, फिर भी उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ये अजीब जीत है वॉटसन। मुकुट तो वापस आ गया, लेकिन सम्मान पर लगा दाग अभी भी बाकी है। मैं समझ गया कि उसे चोरी से ज्यादा दुख इस बात का था कि एक सम्मानित व्यक्ति ने अपने ही देश के साथ विश्वासघात किया था। होम्स बोला, बड़ी बड़ी संस्थाएं मुकुट, संसद या सेना से नहीं, बल्कि लोगों की ईमानदारी से मजबूत बनती हैं। जब ईमानदारी टूटती है तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी कमजोर पड़ जाती है। उसने आगे कहा, इंग्लैंड की असली ताकत उसके गहनों में नहीं, बल्कि उसके लोगों की जागरूकता और चरित्र में है। मुकुट चोरी हो सकता है, लेकिन जब तक लोग ईमानदार और सतर्क हैं, देश सुरक्षित रहेगा। उसकी बातें मेरे मन में गहराई तक उतर गईं। मुझे एहसास हुआ कि उसकी महानता केवल उसकी बुद्धि में नहीं, बल्कि उसके विचारों की गहराई में भी है। इस मामले में मुकुट वापस मिल गया और देश का सम्मान बच गया, लेकिन लॉर्ड रेडमाइन का पतन एक दुखद याद बनकर रह गया। वो कभी सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन अपने डर और लालच के कारण सब कुछ खो बैठा। होम्स ने एक बार फिर रहस्य सुलझा दिया, पर उसने कोई विजय महसूस नहीं की। उसके लिए सबसे बड़ा सबक इंसानी कमजोरी थी। अंत में उसने कहा, वॉटसन, असली खतरा मुकुट की चोरी नहीं था, बल्कि उस इंसान की कमजोरी थी जिसे सम्मान और जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स, द केस ऑफ द मिसिंग क्राउन जूल्स। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।